कभी सोचा है कि एक छोटा सा जीव जिसे कभी भगवान का दर्जा दिया गया, उसे ही बाद में एक मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। ये कहानी मधुमक्खी और इंसान के हजारों साल पुराने और लगातार बदलते रिश्ते की है। तो चलिए इस कमाल के सफर को शुरू करते हैं। ये लाइन बस एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत गहरी सोच की शुरुआत है। सोचिए, प्राचीन मिस्र में लोगों का मानना था कि मधुमक्खियां सीधे सूर्य देवता से जुड़ी हैं, और बस यहीं से उनकी ये दिव्य कहानी शुरू हो जाती है। तो आइए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, प्राचीन मिस्र की उस दुनिया में जहां मधुमक्खियां सिर्फ कीड़े मकोड़े नहीं थीं, बल्कि उन्हें सूर्य देवता के आंसुओं से जन्मी पवित्र आत्माएं माना जाता था। देखिए, ये कहानी सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी, बल्कि ये उनके समाज की नींव का एक हिस्सा थी। इसी कहानी ने मधुमक्खी को जिंदगी और पोषण का एक ऐसा पवित्र सिंबल बना दिया जो सीधे सीधे देवताओं से जुड़ा था। तो मतलब ये हुआ कि मधुमक्खी मिस्र की राजनीति, धर्म और रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह से घुल मिल चुकी थी। फिरौन के शाही टाइटल से लेकर पूजा पाठ और यहाँ तक कि दवाइयों में भी हर जगह मधुमक्खी की मौजूदगी थी। अच्छा, अब मिस्र से निकलते हैं और चलते हैं प्राचीन यूनान। यहाँ मधुमक्खी का दर्जा और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाता है। यूनान में मधुमक्खियों को देवताओं का संदेशवाहक और भविष्य बताने वाला माना जाता था। मिलिए मेलिसा से। ये सिर्फ एक अप्सरा नहीं थी, बल्कि उसका नाम ही मधुमक्खी का पर्याय था, और धीरे धीरे ये नाम ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक बन गया। बात यहां तक पहुंच गई कि मधुमक्खी को दिव्य प्रेरणा का जरिया माना जाने लगा। जो सबसे पवित्र पुजारिनी होती थीं, उन्हें मेलिसाए यानी मधुमक्खियां ही कहा जाता था, और इनका कनेक्शन सीधा डेल्फी के महान ओरेकल से था, जो अपनी भविष्यवाणियों के लिए मशहूर था। अरिस्टिस की ये प्राचीन कहानी आज के समय में भी कितनी सटीक बैठती है ना? ये हमें दिखाती है कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ने का डर कोई नई बात नहीं है। ये डर सदियों से हमारे साथ चला आ रहा है। चलिए अब मध्ययुगीन यूरोप में आते हैं। इस दौर में मधुमक्खी का संगठित छत्ता राजाओं और चर्च के लिए व्यवस्था, अनुशासन और शक्ति का एक परफेक्ट मॉडल बन गया। जब नेपोलियन बोनापार्ट ने मधुमक्खी को अपने साम्राज्य का प्रतीक चुना, तो ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये एक बहुत सोची समझी चाल थी। इसके जरिए वो पुरानी राजशाही को हटाकर एक नई, अनुशासित और मेहनती व्यवस्था की नींव रख रहा था। 300 से भी ज्यादा। जी हां, नेपोलियन ने जब अपना राजाभिषेक किया तो उसके लिबास पर सोने की 300 से भी ज्यादा मधुमक्खियां थीं। यह सिर्फ एक निशान नहीं था, यह उसकी ताकत का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। अब तक हमने यूरोप की कहानी देखी। चलिए अब वहां से निकलकर अमेरिका चलते हैं, जहां मधुमक्खियों की कहानी बिल्कुल अलग है। यहां शोषण नहीं, बल्कि सम्मान और तालमेल की बात होती है। एक एकदम अलग नजरिया। जुनान काब मतलब शाही महिला मधुमक्खी। ये नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है ना? जहां यूरोप में मधुमक्खी एक साम्राज्य का प्रतीक थी, वहीं माया सभ्यता में उसे एक रानी जैसा सम्मान दिया जाता था। माया लोगों के लिए मधुमक्खी पालना कोई बिजनेस नहीं था, बल्कि एक पवित्र काम था। उनका पूरा ध्यान प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने पर था, न कि उसका शोषण करने पर। वो प्रकृति के चक्र का पूरा सम्मान करते थे। और फिर आता है क्रांति का दौर। 19वीं सदी में कुछ ऐसा हुआ जिसने मधुमक्खी पालन की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसे एक ट्रेडिशनल काम से एक साइंस और एक बड़ी इंडस्ट्री बना दिया। जरा सोच कर देखिए, पहले शहद निकालने के लिए मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी को ही खत्म कर दिया जाता था। यह पारंपरिक तरीका था जो बहुत क्रूर और अव्यवहारिक था। लेकिन फिर एक आविष्कार ने इस पूरी प्रक्रिया को बदल कर रख दिया। ये वो क्रांतिकारी आइडिया था जिसे लॉरेंजो लैंगस्ट्रॉफ ने खोजा था। उन्होंने देखा कि मधुमक्खियां अपने छत्ते में एक खास गैप या जगह हमेशा खाली छोड़ देती हैं, और बस इसी एक छोटी सी खोज ने आज के मॉडर्न बीकीपिंग को जन्म दिया। सिर्फ 3/8 इंच, बस इतनी सी जगह की समझ ने मधुमक्खी पालन में क्रांति ला दी। ये दिखाता है कि प्रकृति की छोटी छोटी बातों को समझने में कितनी बड़ी ताकत छिपी है। तो ये थे वो 4 कदम जिन्होंने मधुमक्खी पालन को एक देहाती काम से उठाकर एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल साइंस बना दिया। एक छोटे से ऑब्जर्वेशन से शुरू हुई ये क्रांति आज भी दुनिया भर में जारी है। तो हमने मधुमक्खी की एक बहुत लंबी यात्रा देखी है। ये सफर सिर्फ मधुमक्खी का नहीं, बल्कि इंसानी सोच के बदलने का भी है।
ये दिखाता है कि वक्त के साथ प्रकृति को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदलता है। और हमारी इस पूरी यात्रा का सार यहाँ है। एक तरफ है वो मधुमक्खी जो देवता के आंसू से जन्मी थी, और दूसरी तरफ है वो मधुमक्खी जो आज एक औद्योगिक मशीन का हिस्सा बन चुकी है। ये दो तस्वीरें दिखाती हैं कि प्रकृति को लेकर हमारा नजरिया कितना बदल गया है। और आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं, देवता के आंसू से लेकर एक औद्योगिक पुर्जे तक के सफर के बाद आज हम मधुमक्खी को किस नज़र से देखते हैं? क्या वो एक पवित्र जीव है, पर्यावरण की एक ज़रूरी साथी है, या फिर सिर्फ एक मशीन? इसका जवाब ही हमारा और उसका भविष्य तय करेगा।